प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र 2026 को हल करेंगे। कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें और कहीं भी कोई समस्या आती है तो प्रश्न करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प आपके वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे इसी प्रकार से। तो पहला है इसमें है, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा चिड़िया के बहाने। और इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, चिड़िया, पतंग, बच्चों, फूल। तो इसमें से सही विकल्प आपका होगा चिड़िया के। दूसरा है, काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर देखिए आप 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, संदेह, विरोधाभास, भ्रांतिमान और डी नंबर पर दिया है व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ पर सही होगा व्यतिरेक अलंकार। तीसरा प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती है। किससे स्पर्धा करती है? लक्ष्मण से, अंगद से, हनुमान से, सुग्रीव से। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सेवक धर्म में भक्तिन जो है स्पर्धा किससे करती है? हनुमान से। चौथा है आपका, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नाविक विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है, त्वरण भी विज्ञान से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण भी विज्ञान से संबंधित है, लेकिन जो सी नंबर पर दिया हुआ पर्यवेक्षक, ये विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यवेक्षक, चौथे का। पांचवा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। तो इसका सही उत्तर देखिए आप क्या है? अमेरिका। छठवां प्रश्न है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है। तो कितनी होती है? 15 से 30 मिनट होती है। इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से बी नंबर सही है, 15 से 30 मिनट। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो इसमें पहला है, सबसे तेज बौछारें गईं भादों। रिक्त स्थान दिया हुआ होगा यहाँ पर, तो क्या गया? भादों गया। सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया। ओज गुण रिक्त स्थान रस में पाया जाता है। तो रिक्त स्थान में आएगा आपका वीर रस में। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, ऋषि मुनियों ने खाली स्थान रिक्त स्थान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो किसको दिया है? दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। चौथा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में रिक्त स्थान सब शक्ति है। तो कौन सी सब शक्ति है? लक्षणा सब शक्ति। पांचवा है, राखल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो रिक्त स्थान में आए। तो कब आए थे वो? 1922 में। छठवा है, छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। रिक्त स्थान होगा, कविता का अनिवार्य तत्व है। तो क्या है अनिवार्य तत्व? छंद अनिवार्य तत्व है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है इसमें, जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है। सत्य है। सौठा एक वार्णिक छंद है। असत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद से था। सत्य है। हंसना रोना पूर्ण पुनरुक्त शब्द युग्म उदाहरण है। असत्य है, क्योंकि पूर्ण पुनरुक्त शब्द युग्म मतलब पूरी तरह से दूसरा शब्द वही का वही शब्द आए। ठीक है, जैसे बार बार आता है, तो ये क्या है? पूर्ण पुनरुक्त। हंसना रोना अलग अलग शब्द है, इसलिए यह पूर्ण पुनरुक्त शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखें, इस प्रकार से बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होगा जब यह प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है आपका, देखिए अगला इसमें पांचवा है, बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था। सत्य है। छठवा है, पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। बिल्कुल सत्य है। फिर आपका चौथा है, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो स्तंभ आ को आप, जैसा कि पहले ही बताया है, स्तंभ आ को यथावत आपको उतार लेना है। आ से स्तंभ बा का मिलान करना है। तो स्तंभ आ में दिया हुआ है कबीर सम्मान। तो इसके सामने लिखेंगे आप शमशेर
बहादुर सिंह। दूसरा है नए नए बिंब नए प्रतीक प्रयोगवाद। स्मृति की रेखाएं भक्तिन। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव। शुभकामनाएं आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य। मुद्रित माध्यमों की विशेषता शब्दों में स्थायित्व। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न है यहाँ पर, रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? उत्तर लिखेंगे आप, रघुवीर सहाय दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में जिसका समय है के कवि हैं। किस तार सप्तक के? दूसरे तार सप्तक के। यदि समय पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? 1951, सन 1951। दूसरा है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तीसरा है, मूकनायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो मूकनायक जनता और जनता पत्रिका के संपादक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। चौथा प्रश्न है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है? तो इसका उत्तर होगा, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। पांचवा है प्रश्न आपका, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक कौन है? केशव प्रथम वीर हैं। छठवा है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा है के अनुसार इतिवृत्त अर्थात कथानक को नाटक का शरीर कहा गया है। किसको कहा गया है? कथानक को नाटक का शरीर कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। इसका वाक्य में प्रयोग करना है। कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होना अर्थात बहुत शर्मिंदा होना। तो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? चोरी पकड़े जाने पर रमेश सबके सामने पानी पानी हो गया, अर्थात बहुत शर्मिंदा हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं पूछी गई हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी साहित्य के रीतिकाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल जो है की प्रमुख दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका समय है 1700 से 1900। पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इसको आप हेडिंग में लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, रीतिकाल के कवियों का मुख्य विषय प्रेम और श्रृंगार रहा है। इस काल की कविताओं में नायक नायिका के सौंदर्य और उनके प्रेम संबंधों का बहुत ही सूक्ष्म कलात्मक वर्णन मिलता है। कवियों ने राधा और कृष्ण के नाम पर मुख्य रूप से श्रृंगारिक भावनाएं ही व्यक्त की हैं। दूसरी विशेषता है रीतिकाल की लक्षण ग्रंथों की रचना। तो इस काल में कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों जैसे अलंकार, छंद, रस और नायिका भेद को समझाने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस प्रवृत्ति के कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। तो ये भी रीतिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ? श्रृंगार रस की प्रधानता रही। तो दो प्रश्न और यहाँ पर बनते हैं। एक तो रीतिकाल की विशेषता हो गया, कि रीतिकाल की विशेषता लिखिए। दूसरा, श्रृंगार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रीतिकाल को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। दूसरा, लक्षण ग्रंथों की रचना के कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में क्या हुई? लक्षण ग्रंथों की रचना। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में पूछा गया है, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य में नई कविता जो है इसका समय कब से माना जाता है? 1954 के आसपास से प्रारंभ है। की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यथार्थवाद और लघु मानव की प्रतिष्ठा। नई कविता काल्पनिक दुनिया के बजाय कठोर यथार्थ पर आधारित है। यथार्थ मतलब सच्चाई। इसमें किसी महान नायक की जगह समाज के सामान्य व्यक्ति यानी लघु मानव के सुख दुख संघर्ष और उसकी छोटी छोटी अनुभूतियों को गौरव के साथ प्रस्तुत किया गया। दूसरी विशेषता है इसकी क्षणवाद और आधुनिक बोध
नई कविता के कवियों के जीवन के एक एक क्षण को महत्वपूर्ण माना है। इसमें आधुनिक जीवन की जटिलता, कुंठा, संशय और अकेलेपन जैसी भावनाओं का स्पष्ट चित्रण मिलता है। तो इस प्रकार से आपने छठवां प्रश्न लिखा, छठवां के दोनों। और अब पहुंचते हैं सातवें प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 7 में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य? पूछा गया है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का मतलब है चारों दिशाओं में एक साथ ध्वनि या उत्साह फैलना। जैसे मृदंग की गूंज हर तरफ जाती है, खासकर यह बच्चों के पतंग उड़ाते समय की किलकारियों और आनंद को दर्शाता है, जिससे लगता है कि उनकी खुशी की आवाज पूरे वातावरण में संगीत की तरह गूंज रही है, जो जीवन की जीवंतता और ऊर्जा को दिखाता है। एक रूपक अलंकार है जहां दिशाओं की तुलना मृदंग से की गई। अगला प्रश्न है इसी का अथवा में पूछा गया है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है भाषा का प्रयोग सरलता, सहजता और स्पष्टता से करना, ताकि आपके विचार और भावनाएं बिना किसी जटिलता या बाधा के आसानी से समझ में आ सके। इसमें कठिन शब्दों से बचना और उचित शब्दों का चुनाव करना शामिल है, जिससे संवाद प्रभावी हो और संचार में रुकावट ना आए। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है, सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, और इसका उत्तर होगा, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाता है, तो उसे सांगरूपक अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में देखें तो जहां केवल मुख्य वस्तु को ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अन्य छोटी बड़ी चीजों को भी किसी दूसरी वस्तु के अंगों के समान बता दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, सांगरूपक अलंकार होता है। नाम से ही देखिए, सांग स धन अंग अर्थात अंगों सहित, तो जहां पर अंगों सहित वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार होता है, सांगरूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भ्रंग। और इसी प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखिए, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मुक्तक काव्य वह काव्य विधा है जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक का अर्थ ही है जो मुक्त हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। उदाहरण के लिए उदाहरण है, मुक्तक काव्य का सबसे सुंदर उदाहरण कबीरदास, रहीम और बिहारी के दोहे। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिलिया ना कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है ना। तो माने यहाँ पर एक दोहे में ही अपनी बात को पूरी तरह मुक्त है, ये किसी अन्य दूसरे दोहे से नहीं जुड़ा हुआ, अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 9, सवैया छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सवैया छंद हिंदी साहित्य का एक अत्यंत लोकप्रिय और सुंदर वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें एक ही वर्णिक गण को बार बार दोहराया जाता है। सवैया छंद के कई भेद होते हैं, जैसे मत्त गयंद सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया आदि। यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए सवैया छंद का। मानस हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 9वां प्रश्न हल कर लिया। और 9वां का अथवा देखिए, बिंब विधान किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, साहित्य में बिंब अर्थात इमेज, बिंब का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से बनाया गया मानसिक चित्र। जब कोई कवि या लेखक अपनी रचनाओं में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता है कि पाठक की आंखों के सामने
उस दृश्य का चित्र उभर आए या वह उसे महसूस कर सके, उसे बिंब विधान कहते हैं। सरल शब्दों में, शब्दों के मेल से बना चित्र ही क्या है? बिंब है। जैसे दृश्य बिंब, जिसे पढ़कर आंखों के सामने कोई दृश्य आ जाए। उदाहरण देख लीजिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही। किसने लिखा? शमशेर बहादुर ने लिखा। और देख लीजिए, यहाँ नीले पानी में चमकते शरीर का स्पष्ट चित्र उभरता है। अगला प्रश्न 10वां पूछा गया है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र देखिए आप, रेखा चित्र क्या है? किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, जबकि संस्मरण क्या होता है? किसी घटना पर आधारित होता है। यहाँ पर आपको एक अंतर मिल गया। क्या है? रेखा चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, जबकि संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। ठीक है, आगे दूसरा दूसरा अंतर देखिए, 2 ही नंबर का प्रश्न होगा ये। रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। शैली कैसी होती है? चित्रात्मक होती है। और संस्मरण की शैली कैसी होती है? वर्णात्मक होती है। ठीक है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक और संस्मरण की वर्णात्मक। 2 नंबर का प्रश्न, आपने 2 अंतर लिखे इस प्रकार से। दूसरा है, इसी के अथवा में नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। देखिए, नाटक में कई अंक होते हैं, केवल आपको एक चीज याद रखनी है, अंक। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, अंक आपने याद कर लिया कि नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। दूसरा, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है। और एकांकी में कम होती है। पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा? महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन के जीवन में कई उतार चढ़ाव, संघर्ष और अनसुलझे प्रश्न थे, जो उसकी कहानी को एक पूर्णता की ओर नहीं ले जाते, बल्कि उसे अधूरा बनाते। भक्ति का मार्ग हमेशा पूर्ण नहीं होता, उसमें बाधाएं और संघर्ष आते रहते हैं, और भक्तिन का अनुभव भी कुछ इसी प्रकार से था। इसीलिए क्या कहा महादेवी वर्मा ने? भक्तिन की कहानी को क्या कहा है? अधूरी कहा। अगला प्रश्न है आपका 11वां, श्रीस 11वां का अथवा श्रीस के श्रीस को कालजयी अवधूत क्यों कहा? लेखक ने श्रीस को कालजयी अवधूत क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे इसका। लेखक ने श्रीस को कालजयी अवधूत अर्थात अमर सन्यासी इसलिए कहा है। कालजयी मतलब काल पर विजय प्राप्त करने वाला, लेने वाला, और अवधूत अर्थात सन्यासी। तो क्या कहेंगे इसको? कालजयी अवधूत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अमर सन्यासी। तो लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत इसलिए कहा है क्योंकि यह भीषण गर्मी और उमस में भी सुख दुख की परवाह किए बिना अविचल खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सन्यासी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर जीवन की प्रतिकूलताओं को झेलता है और अपनी कोमलता व सौंदर्य को बनाए रखते हुए जीवन की अजेयता का संदेश देता है। श्रीश समय के थपेड़ों को जीत कर भी फलता फूलता रहता है और अवधूत की तरह हर परिस्थिति में स्थिर और अलिप्त रहता है, जिससे वह कालजयी कहलाता है। कालजयी अर्थात काल पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, जो मनुष्य को भी संघर्ष के बीच अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर पूछे गए। मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश होता है जिसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वाक्यांश है, इसको कैसे वाक्य के साथ प्रयोग किया जाएगा? इसे वाक्य के साथ जोड़ना पड़ता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। वाक्य के अनुसार मुहावरे को लिंग, वचन और क्रिया में बदलाव आता है। जैसे आंखें चुराना, वह आंखें चुरा रहा है। और यदि वही ये पुल्लिंग के लिए लिखा और अगर वो स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो वह आंखें चुरा रही है। मतलब मुहावरे में ये परिवर्तन होता है, जबकि लोकोक्ति के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह हमेशा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 का अथवा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है।
तथा जो राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान होती है, जबकि राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और न्यायालयों के आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रभाषा एक क्षेत्र राष्ट्रभाषा का क्षेत्र एक एवं स्वरूप विस्तृत होता है और यह जनता की भाषा होती है। इसमें बोलचाल के शब्दों की प्रधानता होती है। राजभाषा का क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों तक सीमित होता है। यह संवैधानिक नियमों और प्रशासनिक शब्दावली से बंधी होती है। प्रश्न क्रमांक 13, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं उदाहरण लिखिए। हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसा? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, कुछ भी हो सकता है। संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य जोड़े गए हैं इसमें। वह सुबह गया और शाम को लौटा, ठीक है। वह स्कूल आया और पढ़ाई की, ठीक है ना। मिश्र वाक्य, तो देखिए उदाहरण, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। शिक्षक ने कहा कि पढ़ाई करो, ठीक है। और भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें आया आपका भवदीय। भवदीय के साथ कभी भी आपका नहीं लिखते हैं, आपको केवल भवदीय लिखना, ठीक है। अगला है, राधा एक फूलों की माला बाजार से लेकर आई। तो इसका शुद्ध क्या लिखेंगे? राधा बाजार से फूलों की एक माला लेकर आई। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे आप। मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति और की जल प्रबंधन प्रणाली आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अद्वितीय जल निकासी प्रणाली। मोहनजोदड़ो के निवासियों ने जल निकासी के लिए एक बेहद वैज्ञानिक ढांचा तैयार किया था। शहर की छोटी और बड़ी सभी नालियां पकी हुई ईंटों और पत्थरों के स्लैब से ढकी हुई होती थीं। नालियों के बीच बीच में मैनहोल बनाए गए थे ताकि समय समय पर कचरा निकाला जा सके। यह दिखाता है कि वे लोग सफाई और जल निकासी के प्रति कितने सजग थे। दूसरी विशेषता है विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, जो उनकी जल संस्कृति की भव्यता को दर्शाता है। एक हौज को पानी के रिसाव से बचाने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और प्राकृतिक तारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यह दुनिया के सबसे पुराने जलरोधी निर्माणों में से एक है। इसमें पानी भरने के लिए बगल में ही एक बड़ा कुआं था और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा नाला बनाया गया था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इस प्रकार से आपने 14वें प्रश्न का उत्तर लिखा। और 14वें का अथवा है, जूझ शीर्षक का औचित्य क्या है, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। आनंद यादव द्वारा लिखित उपन्यास जूझ का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक और सटीक है। जूझ का अर्थ है संघर्ष या लड़ना। यह कहानी एक ऐसे किशोर की है जो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से लगातार जूझता है। शीर्षक के औचित्य को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है पारिवारिक परिस्थितियों से संघर्ष। लेखक जो कि आनंदा, इनका आनंद नाम है और आनंदा उनके पिता है, उनसे कहते हैं, माँ और पिता उनसे क्या कहते हैं? आनंदा। के पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और उन्हें खेत के काम में झोंक देना चाहते हैं। अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए आनंद को अपने ही पिता के विरोध और गुस्से से जूझना पड़ता है। उन्होंने बहुत चतुराई से हिम्मत से अपनी माँ और दत्ताजी राव की मदद लेकर अपने पिता को मनाया। दूसरा है आर्थिक और शारीरिक श्रम के साथ पढ़ाई। स्कूल जाने की अनुमति मिलने के बाद भी लेखक का संघर्ष समाप्त खत्म नहीं हुआ। उन्हें शर्त माननी पड़ी कि वे सुबह जल्दी उठकर खेत का काम करेंगे और ढोर मतलब पशु चराएंगे और फिर स्कूल जाएंगे।
स्कूल से आने के बाद भी उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। पढ़ाई और कठिन शारीरिक श्रम के बीच यह निरंतर चलने वाली एक जूझ थी। यह प्रक्रिया क्या थी? जूझ थी। इसलिए इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है हमारा। जैसा कि प्रश्न पूछ रहा कह रहा है हमसे कि क्या है शीर्षक का औचित्य, तो यह पूरी तरह से क्या है? सार्थक शीर्षक है, जूझ। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट की दो प्रमुख सीमाएं लिखिए। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसकी अपनी कुछ गंभीर समस्याएं और चुनौतियां भी हैं। इसकी दो प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सुरक्षा और गोपनीयता का जोखिम। इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करते समय सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। हैकिंग, स्पैम, वायरस, फिशिंग जैसे खतरों के कारण व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक विवरण या निजी तस्वीरें चोरी होने का डर बना रहता है। साइबर अपराध बढ़ती संख्या इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। गलत सूचना और अफवाहें। दूसरा है गलत सूचना और अफवाहें। इंटरनेट पर सूचनाओं की भरमार है, लेकिन उनमें से सभी सही नहीं होती। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गलत खबरें, अफवाहें और भ्रामक जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। इसे डिजिटल प्रदूषण भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी आपका हल हो रहा है कि डिजिटल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आप यही लिखेंगे, यही पूरा पैराग्राफ भी कहा जा सकता है, जिससे समाज में भ्रम और कभी-कभी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपने क्या इस प्रश्न में आपने 2 प्रश्न सीखे। पहला था इसमें इसी में जो दिया हुआ है इंटरनेट की प्रमुख सीमाएँ क्या है? दूसरा डिजिटल प्रदूषण क्या होता है? तो ये इस प्रकार से आपने 15 प्रश्न हल किए और 15 का अथवा देखते हैं हम। एक अच्छे लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। तो अच्छे लेखन और प्रभावी लेखन की कई विशेषताएँ होती हैं, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्पष्टता। एक अच्छे लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी स्पष्टता है। लेखक जो कहना चाहता है, वह पाठक को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें भाषा सरल होती है और विचारों का प्रवाह व्यवस्थित होता है, ताकि पाठक को अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। दूसरा, संक्षिप्तता। प्रभावशाली लेखन वह है जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरी तरह कह दे। अनावश्यक विस्तार, बार-बार एक ही बात को दोहराना, कठिन शब्दों का बेवजह प्रयोग लेखन के प्रभाव को कम कर देता है। संक्षिप्त में लिखी गई बात अधिक प्रभावशाली और सटीक होती है। 16वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा उमाशंकर जोशी जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको बता दें कि ये कवि हैं, तो इन दोनों के बिंदु एक से ही रहेंगे। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान, कभी कभी कला पक्ष भी पूछा जाता है। यहाँ पर भाव पक्ष, केवल भाव पक्ष पूछा गया है। जो पूछा गया है हम उत्तर में वही लिखेंगे। तो पहले 2 रचनाएं, तो हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं लिखेंगे, अनामिका और परमिल। और भी इसके अलावा आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु है भाव पक्ष। तो छायावादी कवि होने के कारण निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर एवं सजीव है। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रता की भावना से ओतप्रोत है। उनके काव्य में सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं के प्रति विद्रोह तथा समाज के दलित शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव है। साहित्य में स्थान लिखेंगे। उसके बाद तीसरा बिंदु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। मुक्त छंद के जनक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और आलोचना में योगदान देकर साहित्य को नई दिशा दी, शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाई और भारतीय संस्कृति व मानवता को अपनी रचनाओं में जीवंत किया, जिससे उन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपने साहित्य में स्थान लिखा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें याद करने में दिक्कत होती है, इतना याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो केवल इतना ही लिख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है अथवा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर एक प्रश्न और हल हो रहा है, महाप्राण प्राण किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उमाशंकर जोशी जी की 2 रचनाएं यहाँ पर लिखना है आपको। तो निशीथ और गंगोत्री। भाव पक्ष,
कवि उमाशंकर जोशी राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कवि थे। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए। इन्होंने अपने साहित्य संसार की रचना गुजराती भाषा में की है। ठीक है, तो इनकी मूल रूप से भाषा कौन सी? गुजराती। उनके साहित्य में प्रादेशिकता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। उन्होंने अपने साहित्य में सदैव मानवतावाद की प्रबल पैरवी की है। वह उपासना मानवता की उपासना के सचेत साहित्यकार थे। साहित्य में स्थान, उमाशंकर जोशी जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। केवल इतना ही लिख सकते हैं, पर आप याद कर पा रहे हैं तो और अच्छा लिखेंगे आगे कि इनके द्वारा रची रचनाओं के द्वारा वे हमारे लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी का और धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय पूछा गया है। ये दोनों लेखक हैं, इसलिए इनकी दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। दो रचनाएं इनकी हैं मैला आंचल और प्रति परिकथा, और भाषा शैली है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। रेणु की भाषा शैली आंचलिक, लोक प्रधान और बोलचाल की है, जिसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी के शब्द, मुहावरे और लोकगीतों का सुंदर मिश्रण है। वे ग्रामीण जीवन का यथार्थ दर्शाते हुए अपनी भाषा को जीवंत, चित्रात्मक, भावात्मक बनाते हैं, जिससे हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला और उन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका बनता है कि आजादी के बाद का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो ये भी आप इसको भी अंडरलाइन करें। फिर फणीश्वर नाथ रेणु को क्या कहा जाता है? आजादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। साहित्य में स्थान, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने आंचलिक उपन्यासों को लिखने की प्रथा शुरू की और मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की लेखन शैली मुंशी प्रेमचंद जी की लेखन शैली से काफी मिलती जुलती है और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी इसीलिए दी जाती है। इसी के अथवा में पूछा गया था धर्मवीर भारती जी की का जीवन परिचय। तो दो रचनाएं पूछी गई हैं। पहली रचना है इनकी गुनाहों का देवता, दूसरी सूरज का सातवां घोड़ा। इसके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको रचनाएं याद है। भाषा शैली देखिए, धर्मवीर भारती जी की भाषा शैली सहज, सरल, प्रवाहमयी और भावपूर्ण है। इसमें काव्यात्मकता और सजीवता होती है। वे खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, जिसमें संस्कृत, उर्दू, देशज शब्दों का मिश्रण है और उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रात्मक, वर्णात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक शैलियों का कुशलता से प्रयोग किया है, जिससे पाठकों को गहरा जुड़ाव महसूस होता है। साहित्य में स्थान देखिए, धर्मवीर भारती ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और उसे समकालीन यथार्थ से जोड़ा, जिससे ठीक है धर्म भारती जी का साहित्य में स्थान लिखेंगे हम। ठीक है कि धर्मवीर भारती जी ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और उससे समकालीन यथार्थ से जोड़ा, जिससे उनका स्थान भारतीय साहित्य में के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 18 है, युवा चरित्र पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो आप लिखेंगे युवा चरित्र पर सारगर्भित अनुच्छेद किस प्रकार से लिखेंगे? युवा अवस्था जीवन का वह स्वर्णिम काल है जहां ऊर्जा, उत्साह और सपनों का संगम होता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और भविष्य उसके युवाओं के चरित्र पर निर्भर करता है। युवा चरित्र का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिकता, अनुशासन, साहस और संवेदनशीलता का मिश्रण है। युवा चरित्र के प्रमुख स्तंभ हैं अनुशासन और संकल्प। नंबर 1 लिखेंगे अनुशासन और संकल्प। एक श्रेष्ठ चरित्र वाले युवा के लिए अनुशासन उसकी नींव है। समय का सदुपयोग और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग संकल्प ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। दूसरा लिखेंगे नैतिक मूल्य, सत्य, ईमानदारी और परोपकार युवा चरित्र के आभूषण हैं। जब युवा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में सोचता है, तब उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। तीसरा साहस और नवाचार, युवा अवस्था चुनौतियों से लड़ने का नाम है। विपरीत परिस्थितियों में न घबराना और नई सोच मतलब इनोवेशन के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढना एक सशक्त चरित्र की पहचान है। इसी के अथवा दूसरे इसी प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा में पूछा गया था, उठो जागो और तब तक मत रुको,
जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये किसने कहा है? पहली बात तो स्वामी विवेकानंद। तो आप सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी लिख देंगे, और विवेकानंद जी का यह आह्वान युवा चरित्र की शक्ति को रेखांकित करता है। यदि युवा वर्ग व्यसनों और अनैतिकता के मार्ग को त्याग कर आत्मसंयम और राष्ट्र प्रेम को अपना ले, तो वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अंततः युवा चरित्र ही वह शक्ति है जो मिट्टी को सोना बनाने का सामर्थ्य रखती है। देखिए, इस प्रकार से आपने सभी प्रश्नों को हल किया। प्रश्न क्रमांक 18 तक आपने सभी प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, और इससे आप सीखेंगे कि प्रश्नों का उत्तर आपको आखिर किस प्रकार से लिखना है, जिससे कम लिखकर भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा।